नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डू, डज, हैज, हैव, डिड और हैविंग। क्योंकि इनको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसे बोलते हैं ना सबसे ज्यादा, वो वाला कंफ्यूजन है। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है हैज, हैव के साथ बीन। यदि हम हैज और हैव इनके साथ बीन का यूज करेंगे तो क्या सेंस निकलेगा? इसका मतलब है किया जा चुका है या फिर हो गया है, मतलब कोई कार्य किया जा चुका है या फिर कोई कार्य हो गया है। अब ये होगा आपका पैसिव वॉइस में, क्योंकि यहां पर देखिए सब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, जो इसका स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हैज, हैव, उसके बाद बीन, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। देखिए, मुझे भेजा गया है तो बोलोगे आई हैव बीन सेंट। आई हैव बीन सेंट, मुझे भेजा गया है। उसे बताया गया है तो बोलोगे ही हैज बीन टोल्ड। ही हैज बीन टोल्ड। अब देखिए पैसिव वॉइस में कैसे है, उसे बताया गया है, किसके द्वारा बताया गया है ये नहीं बताया गया, लेकिन यहां पर क्या है, सब्जेक्ट गायब है और जिसको बताया गया है वो यहां पर है, यानी कि ही। तो मतलब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट गायब है, इसलिए ये पैसिव में है। जो काम को करवाने वाला होता है, जो काम को करने वाला होता है, वो उसमें से गायब होता है। तो कैसे बोलोगे, उसे बताया गया है, ही हैज बीन टोल्ड, इस तरह से। नेक्स्ट है डू और डज। डू और डज का मतलब होता है कोई कुछ नहीं करता, करती या करते, मतलब कोई किसी कार्य को डेली बेसिस पर नहीं करता है, आप ऐसा बताना चाहते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, डू और डज जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे तो इनके साथ नॉट हमेशा आएगा यदि नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सिर्फ दो ही सेंटेंसेस में यूज होते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में। अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है यदि आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे। उसके बाद डू और डज में से किसी एक का यूज करना है, डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम है, तो डज का यूज करना है। फिर आपको नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, वह नहीं जाता है तो बोलोगे ही डज नॉट गो। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। नेक्स्ट है आप नहीं देखते तो इंग्लिश बनेगी यू डू नॉट वॉच। यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते, डू दे नॉट गो, तो इसको हमने इंटरोगेटिव में बना दिया है। तो इस तरह से आपको डू डज का यूज करना है। नेक्स्ट है हैज, हैव के साथ टू। यदि हैज, हैव के साथ टू लगाएंगे तो क्या सेंस निकलेगा? अभी हमने पढ़ा था हैज, हैव के साथ बीन सबसे पहले, लेकिन अब यदि टू लगाएंगे तो इसका मतलब है करना है, यानी कि कोई कार्य आपको करना है। जैसे कि आप बोलते हैं ना, मुझे जाना है, उसे पढ़ना है, हमें सोना है, उसे खेलना है, हमें खाना है, इस तरह से। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज और हैव, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, फिर आएगा टू, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए, मुझे जाना है तो बोलोगे आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। नेक्स्ट है उसे पढ़ना है तो बोलोगे ही हैज टू स्टडी। ही हैज टू स्टडी। हमें खाना है तो बोलोगे वी हैव टू ईट। मतलब किसी को कोई कार्य करना है अभी प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में, वहां पर आप हैज, हैव के साथ टू का यूज करेंगे। अब देखिए, हैज किसके साथ यूज होगा ये आप जानते होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आपको हैज का यूज करना है। अब यहां पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप मतलब कहीं पर जा रहे हैं, आपके रास्ते में हैं, मतलब अपने घर से निकल चुके हैं और रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, इतने में ही आपका जो दोस्त है, आपका फ्रेंड है, वो रास्ते में आपको पकड़ लेता है और वो बोलता है चल कहाँ जा रहा है, वहां खेलने के लिए चलते हैं। तब आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मतलब कोई कार्य करना जरूरी है, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता। तो मतलब जब आप कंपल्सन को दिखाते हैं तब आपको हैज, हैव का साथ टू का यूज करना पड़ता है। तो अब आपको समझ में आया कि कहां पर हमें हैज टू और हैव टू का यूज करना है। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इसमें देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ये आपको एक पीडीएफ के रूप में मिलेगी, किसी के भी फिजिकल एड्रेस पर नहीं दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब है पढ़ रहा है, मतलब कोई कार्य करना, पढ़ रहा है,
किसी सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है। जैसे मुझे आप सबको इंग्लिश पढ़ाने के लिए वीडियो बनानी पड़ रही है, मुझे खाना खाना पड़ रहा है, उसे सोना पड़ रहा है, हमें खेलना पड़ रहा है, मतलब हमें कोई कार्य करना पड़ रहा है। और वहां पर जब आप एक मजबूरी सी को दिखाते हैं, यार मुझे करना पड़ रहा है, मन तो नहीं है पर क्या करें, बच्चे इंग्लिश की वीडियो की क्लास में होंगे तो मतलब मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ने अच्छा कंटेंट डाला इसलिए हमें सब्सक्राइब करना पड़ रहा है, हमें कमेंट करना पड़ रहा है, मतलब कोई कार्य करना पड़ रहा है, वहां पर आप हैविंग टू का यूज करेंगे। देखिए इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर है एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको हैविंग टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो बोलोगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अब आई आपका सब्जेक्ट है, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैविंग टू आपका स्ट्रक्चर से आ गया है, स्टडी आपकी वर्ब है, तो आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट है उसे खेलना पड़ रहा है तो बोलोगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले, मुझे या फिर उसे खेलना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए तुमको नाचना पड़ रहा था तो बोलोगे यू वर हैविंग टू डांस, यू वर हैविंग टू डांस, तुमको या फिर आपको नाचना पड़ रहा था। कई बार आप बोलते हैं ना भाई तुमको नाचना पड़ रहा था क्या, तो मतलब यहां पर यू वर हैविंग टू डांस। यदि आपको क्वेश्चन करना है तो इसको क्वेश्चन की तरह ट्रांसफॉर्म कर देना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डू और डज। यदि डू और डज को हम अलग से यूज करें तो इसके दो सेंस निकलते हैं। एक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि मैंने आपको बता दिया है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज के साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब है कोई कुछ नहीं करता है, डेली बेसिस पर कोई कुछ नहीं करता है। जैसे कि वह नहीं जाता है तो बोलोगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते या फिर आप नहीं देखते हैं तो बोलोगे यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते, तो यहां पर आपने क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या वे नहीं जाते तो बोलोगे डू दे नॉट गो। और क्या वह नहीं जाता, यदि ऐसे बोलोगे तो बोलोगे डज ही नॉट गो, इस तरह से। तो डू डज समझ में आया। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, और दूसरा है सिंपल प्रेजेंट में। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट अलग अलग हैं। सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब यूज नहीं करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि वो टेंसेस के अंदर आता है और ये सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आता है। इसके भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव भाग में यूज होगा, लेकिन यहां पर इसका मतलब है कि किसी के पास कुछ नहीं है। सेंस सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद डू डज लगाकर, नॉट लगाकर, उसके बाद उसमें तो आप लिखते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें आपको लिखना है हैव। क्या, हैव। अब चाहे डू लिखो चाहे डज लिखो, हैव ही लगेगा। कभी डू के साथ या फिर डज के साथ हैज का यूज कर दो, हैज नहीं लगाना है, डू हैव ही लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, मतलब किसी के पास कुछ नहीं है। देखिए मेरे पास कार नहीं है तो बोलोगे आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार, या फिर आई डोंट हैव ए कार। अब देखिए क्या आपके पास पैसे नहीं है, डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी, मतलब किसी के पास कुछ है या नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके पास पैसे नहीं है। अब देखिए यहां पर मैंने बोला है उसके पास पैसे नहीं है तो बोलोगे ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव मनी। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, यदि आपको स्ट्रक्चर पता है तो सबसे पहला है मेरे पास कार नहीं है। यहां पर देखिए आई डू नॉट हैव ए कार, मतलब डू के साथ भी मैंने हैव का यूज किया है। और देखिए सबसे लास्ट वाला है उसके पास पैसे नहीं है, मतलब ही डज नॉट हैव मनी। अब यहां पर डज के साथ भी मैंने हैव का यूज किया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। कभी सोचने लगो ही तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है और इसके साथ हमें हैज का यूज करना है। इसका मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए ये जो डू और डज है इनके साथ आपने देखा होगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब जो समझदार है वो तो समझ गए होंगे, क्योंकि हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होती है। तो इस तरह से आपको समझना है, हैव, हैड, इस तरह से। अब हैड आपकी सेकंड फॉर्म के रूप में यूज होती है। तो समझ में आया? नहीं आया तो मैं किसी दिन सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि सर इनके ऊपर भी हमें एक सेपरेट वीडियो चाहिए। आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर हैज, हैव, इनके ऊपर मुझे एक सेपरेट वीडियो बना दो। तो नेक्स्ट देखिए हैड बीन। हैड बीन का मतलब है किया जा चुका था, कोई कार्य किया जा चुका था या फिर कोई कार्य हो चुका था पास्ट में।
इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका हैड बीन, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और उसके बाद आपका जो भी बच जाता है अपने सेंटेंस में सब कुछ लगा देना है। देखिए पहला एग्जांपल है, उसे पढ़ा नहीं गया था, उसे पढ़ा नहीं गया था। अब यहां पर हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आपके किसी गेस्ट ने, आपके किसी रिश्तेदार ने आपसे पूछ लिया, भाई आपने आपकी जो पिछली क्लास थी, लास्ट क्लास थी स्कूल में या कॉलेज में, वहां पर आपने अकबर के बारे में पढ़ा था, या फिर उन्होंने कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई सवाल पूछ लिया, कोई जवाब पूछ लिया, भाई आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, आप बोल रहे नहीं नहीं उसे नहीं पढ़ा गया था, यानी कि उसे उस टाइम पर नहीं पढ़ा गया था। तो आप पूरी स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर स्टडीड का यूज किया। तो कैसे बोलोगे, दैट हैड नॉट बीन स्टडीड, दैट हैड नॉट बीन स्टडीड, इस तरह से। अब यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई किसके द्वारा पढ़ा गया था, खाली ये पैसिव वॉइस में बनाया है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। यहां पर आप रीड का यूज भी कर सकते हैं यदि आपका मन करता है, तो वो डिपेंड करेगा आपका सेंस क्या है। मुझे घर भेजा गया था, तो बोलोगे आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम। इस तरह से आप पैसिव वॉइस में हैड बीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हैड टू। हैड टू का मतलब है जैसे कि हमने हैज टू, हैव टू पढ़ा था, उसी तरह से हैड टू भी एक जो आपकी हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है। इसका मतलब है कि कोई कार्य करना पड़ा या फिर कोई कार्य करना पड़ता था। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, तो बोलोगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था, तो बोलोगे ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले, इस तरह से। अब यदि हम सिंपल हैड का यूज कर दे तो बहुत से समझदार बच्चे जो जानते होंगे कि हैड कहां पर लगता है। हैड का मतलब है भाई पास्ट का परफेक्ट टेंस, चुका था, गया था, ली थी, दी थी, इस तरह के वर्ड्स जब आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में दिखें तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो समझ जाते होंगे कि यहाँ पर हैड यूज होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टेंसेज ही नहीं पढ़े हैं, तो उनको मैं बता देता हूं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए वह आ चुका था, तो बोलोगे ही हैड कम। अब कुछ बच्चे कम में जो है कंफ्यूज रहते हैं, कोई केम कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो यहां पर एक बात सुन लीजिए, कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, फिर दोबारा से कम थर्ड फॉर्म है, ये बात आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट कम, सेकंड केम और बाकी फिर से कम, तो यहां पर थर्ड फॉर्म कम आएगी, ही हैड कम। नेक्स्ट है मैं जा चुका था, तो बोलोगे आई हैड गॉन, जैसे बोलते हैं ना गो वेंट गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म, आई हैड गॉन। उसने खा लिया था, तो बोलोगे सी हैड ईटन, सी हैड ईटन, उसने खा लिया था। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब कुछ यहां पर यूज करते हैं ईटन के स्थान पर हैड का, तो वो भी ठीक है, सी हैड हैड, या फिर आप बोलते हैं ना कई बार सी हैव हैड, इस तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप यूज। नेक्स्ट देखिए हैज और हैव का यदि हम सिंगल यूज करेंगे तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा, ये आपको पता है। स्ट्रक्चर सेम है जैसे कि हैड का था, इसमें आपको हैज हैव का यूज कर देना है हैड के स्थान पर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसका मतलब है जब आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में इस तरह के वर्ड्स दिखें, चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स, तो समझ जाना कि भाई परफेक्ट जो है प्रेजेंट का परफेक्ट है और हैज हैव का यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। वह गया है, तो बोलोगे ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। उसने एक किताब खरीदी है, उसने एक किताब खरीदी है, तो बोलोगे ही हैज बॉट ए बुक, ही हैज बॉट ए बुक। उसने पैसे दे दिए हैं, तो बोलोगे ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन मनी, उसने पैसे दे दिए हैं। तो इस तरह से आप हैज और हैव का यूज करोगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट है डिड। यदि डिड को हम सिंपल यूज करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, और इसके अलावा एक जगह पर यूज और होगा, वो इसके बाद में बताऊंगा। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब किसी ने पास्ट में कुछ नहीं किया, वहां पर आपको डिड का यूज करना है। जैसे कि वह नहीं गया, वह नहीं गया, तो बोलोगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, या फिर ही डिडंट गो भी लिख सकते हैं डिड और नॉट को कंप्रेस करके। आपने नहीं देखा, तो बोलोगे यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच।
क्या वे नहीं गए, तो बोलोगे डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो, क्या वे नहीं गए। तो इस तरह से आप डिड का यूज कर सकते हैं। अब दूसरा जो है मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊंगा, तो चलिए अभी बता देता हूं। इसमें आपको सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब सिंपल पास्ट क्या, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट की तरह नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट तो टेंसेस हैं, ये आपके सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। इनमें आपको डिड नॉट और हैव इनका यूज करना है, यानी कि किसी के पास कुछ नहीं था पास्ट में, डिड के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव आपको लगाना है। देखिए किसी के पास कुछ नहीं था, कहां पर, पास्ट में। जैसे कि मेरे पास कार नहीं थी, तो कैसे बोलोगे, आई डिड नॉट हैव ए कार, आई डिड नॉट हैव ए कार। कि आपके पास पैसे नहीं थे, तो बोलोगे डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं थे। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके, किसके, उसके, कैसे बोलोगे, he did not have money, he did not have money। इस तरह से आप did का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।